हेलो मेरे प्यारे 11th के स्टूडेंट्स। 11th क्लास में आप लोगों को आए हुए बहुत समय हो गया। 10th के बाद में आप लोगों को लगा कि हाँ लाइफ थोड़ी सी इजी होगी। सबने कहा भी था, सीनियर्स ने, सबने, कि 10th में मार्क्स ले आओ, 11th में मौज होगी। लेकिन सिलेबस देख के पता चला कि अरे बाप रे, मौज तो दूर ही रह गई, पीछे ही रह गई। तो एक्चुअली सिलेबस बहुत वास्ट हो जाता है, स्पेशली फिजिक्स, बूम, ऐसा हो जाता है। क्योंकि इसमें जिस टॉपिक की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं आज हमारे 75 डेज हार्ड फिजिक्स चैलेंज के पहले दिन में, उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ, मैकेनिक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी रहती है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको इजी बनाएंगे, ब्रेक करेंगे चीजों को। ब्रेक करके हम लोग एकदम जीरोथ लेवल से टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंचेंगे। मेरे साथ बने रहिएगा, एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता चला जाऊंगा। और देर मत कीजिएगा, पेन पेपर लेके बैठिए, नोटबुक बना लीजिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका कोर्स होने वाला है। जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं, प्रथा पता ही है आपको यूट्यूब की क्या है, कि सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ब्ला ब्ला ब्ला, बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहां पे समझते हैं सबसे पहले चैप्टर का नाम। अच्छा, चैप्टर का नाम पढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं, सुन लीजिए। आप लोगों को मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले मैंने एक लेक्चर सीरीज कंप्लीट की है, लाइव सेशन में आके किया था। और उस लेक्चर सीरीज के अंदर आपको मैंने पढ़ा रखा है बेसिक मैथ्स, ठीक है, जिसमें हमने कवर कर रखा है बिल्कुल शुरू से डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉगरिथमिक फंक्शंस, वेक्टर कैलकुलस, सब कुछ कंप्लीट करके रखा हुआ है। एक उसमें बच रहा है, एक टॉपिक बच रहा है जिसका नाम है कैलकुलेशंस को कैसे इजी बनाएं। उस पर बहुत जल्दी मैं वीडियो लेके आने वाला हूं, ठीक है। तो प्लीज आप लोग जरा यहां पे समझिए, फील कीजिए। इससे ये लेक्चर तो देख ही लीजिए, इसके बाद में जाते ही यहां पे आई बटन में वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डाल दी है, जाइए, जाके देखिए और देख के आप मजे कीजिए। बिकॉज बेसिक मैथ्स उससे आसान कुछ भी नहीं है। पढ़ लिया, काम बन डाला। तो मैं यहां पे अब आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बेसिक्स नहीं बताऊंगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बेसिक्स, एकदम बेसिक मैथ्स पूरी की पूरी मैं बता चुका हूं। कितना कारतूस आपके पास में होना चाहिए ये आपको पता है। उसी प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा 10-11 वीडियोस हैं, मजा आ जाएगा। आइए अब हम लोग जिस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चों, वो है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। आप पूरी की पूरी ये वाली पहली बुक जो अपनी एनसीईआरटी की देखेंगे ना, वो डेडिकेटेड है मैकेनिक्स को। किसको डेडिकेटेड है? मैकेनिक्स। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भैया मैकेनिक्स है क्या, मैकेनिक्स को समझेंगे कैसे। शुरू करने से पहले एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि नोट्स तो आपको बनाने हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते रहिएगा अपनी नोटबुक में, एकदम प्रॉपर जैसे क्लासरूम में चलता है ना वैसे ही। 1 घंटे का लेक्चर आपका हो ही जाएगा नोट्स वोट्स बनाते चलोगे तो। और टेलीग्राम चैनल पे ये क्लासरूम के नोट्स में अपलोड कर दूंगा, जाके डिस्क्रिप्शन में देख लो, ज्वाइन कर लो उसको। वहां पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल कंटेंट आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। तो चलिए मैकेनिक्स को जान लेते हैं, मैकेनिक्स है क्या। तो ये सबसे पुरानी ब्रांच है फिजिक्स की। देखो फिजिक्स है क्या, फिजिक्स है पूरी दुनिया की स्टडी, सब कुछ, स्टडी ऑफ ऑल द फिनोमिनन एंड इवेंट्स हैपनिंग अराउंड इन द वर्ल्ड अराउंड अस। तो उसकी स्टडी है। और सबसे पहले जब इंसान ने शुरू किया होगा ना, अगर इंसान ने कुछ भी अपने आसपास के चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू किया होगा, तो उसने सबसे पहले देखा होगा कि यार ऑब्जेक्ट्स कुछ चल रहे हैं, कुछ रुके हुए हैं, है ना। जो चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं, जो रुके हुए हैं वो क्यों रुके हुए हैं, और कब तक रुके हुए हैं, और चलेंगे तो कितनी तेजी से चलेंगे, राइट। इन सारी चीजों को सबसे पहले ऑब्जर्व किया होगा। सो इसीलिए मैं कहता हूं इट इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये क्या है? फिजिक्स की सबसे पुरानी ब्रांच है। इट इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स।
कौन सी? मैकेनिक्स। क्या होता है इसमें? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, that deals with the study of, किसकी स्टडी? ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट और इन मोशन। तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले इसी के बारे में चर्चा हुई होगी कि यार कौन सा ऑब्जेक्ट कब मूव कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट कब रुका हुआ है। तो पूरी की पूरी इस ब्रांच को हम लोग कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं। आपने 9th क्लास में इसकी एक झलक देखी थी। मोशन, रेस्ट, काइनेमेटिक्स, इक्वेशंस ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, हाँ या ना? तो वही हम लोग यहां पे अब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। वो तो बस एक ट्रेलर सा था, ट्रेलर भी नहीं, टीजर था, पिक्चर तो यहां होगी। चलिए, सो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट और इन मोशन। अब सवाल यहीं से बन जाता है कि यार ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का क्या मतलब है भाई? ये जो बोल रहे हैं हम, ये रेस्ट का मतलब क्या है? रेस्ट का मतलब क्या है? तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं क्या? देखिए ध्यान से, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी और नॉन मूविंग, मूव नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है एकदम ऐसे बैठा हुआ है, स्टेशनरी और नॉन मूविंग with respect to observer, then it is called as state of rest of the object। ऑब्जेक्ट के रेस्ट का स्टेट क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट के रेस्ट के स्टेट को हम लोग किसको कहेंगे कि ऑब्जेक्ट का रेस्ट का स्टेट है? whenever an object is stationary, रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। ऑब्जर्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए दुनिया में, अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे, दुनिया में कुछ भी एब्सोल्यूट रेस्ट पे है ही नहीं, सब कुछ मूव कर रहा है। आपको लगता है कि आप रुके हुए हैं, इसे बैठे हैं, इसे रुक गए, रुके हुए हैं? नहीं। आप जिस प्लेनेट पे हैं, जिस नीले गोले पे हैं, तो गोला घूम रहा है सूरज के अराउंड, सूरज घूम रहा है मिल्की वे के अराउंड, मिल्की वे घूम रही है दूसरे के रेस्पेक्ट, दूसरे गैलेक्सीज के रेस्पेक्ट में, गैलेक्सीज का क्लस्टर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में घूम रहा है। और अब तो हम लोग मल्टीवर्स की दुनिया में जी रहे हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स मैडनेस। तो वहां पे अलग अलग यूनिवर्सेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में घूम रहे हैं। कुछ नहीं है रेस्ट पे भाई, एब्सोल्यूट रेस्ट की कहानी ही बकवास है। दुनिया में कुछ भी एब्सोल्यूट रेस्ट जैसा होता ही नहीं है। इसीलिए हम किसको पकड़ते हैं? ऑब्जर्वर। आप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप देख रहे हैं, आपने शुरू किया ना, सब चीज तो मूव कर रही थी, एकदम से आपको बुद्धि आ गई, आपने शुरू किया, तो आप इंपॉर्टेंट हैं साहब, आपके हिसाब से देखा जाएगा। आप मने ऑब्जर्वर, ठीक है? वरना तो देखिए ना, शेर बकरी को पकड़ के खा रहा था, शेर फिर बैठा हुआ था, शेर एकदम सुस्ता रहा था, शेर ने तो नहीं सोचा कि हम काहे मूव कर रहे हैं, बकरिया काहे मूव कर रही, ये सोचा क्या? नहीं सोचा ना। तो फिर ये इंपॉर्टेंस कब आई? जब इंसान आए, इंसान यानी हम यानी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के आते से ही गेम चेंज, अब हमको जानना है, राइट? सो दिस इज अबाउट स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन हमेशा किसके रिस्पेक्ट में देखा जाएगा? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा। मोशन का क्या मतलब है? व्हेनेवर, इसी का उलट बोल दें हम लोग, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, मूविंग का मतलब चेंजिंग इट्स पोजीशन, चेंजिंग इट्स पोजीशन, अपना पोजीशन बदल लाओ, तभी तो मूविंग बोलेंगे। अरे आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, हम भी ऐसे बैठ गए, आप भी ऐसे बैठ गए, अब आपसे हमारी दूरी, आपके रिस्पेक्ट में हमारा पोजीशन नहीं बदल रहा है, तो आप क्या बोलोगे? सर आप रुके हुए हो, हाँ या ना? हम क्या बोलेंगे? बच्चे आप भी रुके हुए हो, यही बात होगी। सो
हमने क्या कहा, चेंजिंग इट्स पोजीशन। जब भी पोजीशन में बदलाव आएगा ना, जब भी पोजीशन में बदलाव आएगा छोटू, तभी क्या कहा जाएगा, तभी क्या कहा जाएगा, तभी कहा जाएगा कि मोशन है या नहीं है। Whenever an object is moving or changing its position with respect to, किसके रिस्पेक्ट में, अगेन कौन आएगा, आप यानी ऑब्जर्वर, ठीक है, is said to be in motion, the object is said to be in motion। आगे पेज पे करते हैं इसको, जरा अभी तक के लिए कॉपी कीजिए, यहां तक के लिए कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लें इसे। चलिए, आई गेस ये हो गया होगा, राइट, बढ़िया। तो हम लोगों ने मोशन की बात कर ली, अच्छी बात है। अब यार, अरे पूरा तो लिख दें सर। विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन टाइम, देन it is called as the state of motion of an object। सही है, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट उसी को कहा जाएगा, सही बात है, ठीक है। यहां पे मैं ये पॉइंट लिखना चाहूंगा, ऐड ऑन करना चाहूंगा कि देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट कॉन्सेप्ट इन दिस वर्ल्ड। इस समस्त संसार में, इस संपूर्ण दुनिया में एब्सोल्यूट रेस्ट का कंसेप्ट ही नहीं है, समझे, एब्सोल्यूट रेस्ट का कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि अर्थ मूव्स विद रिस्पेक्ट टू सन, मूव्स विद रिस्पेक्ट टू गैलेक्सी, गैलेक्सी मूव्स विद रिस्पेक्ट टू अदर गैलेक्सीज, फिर क्लस्टर्स वगैरह आ जाते हैं, एटसेट्रा। तो आप देखोगे संपूर्ण ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में कुछ भी एब्सोल्यूट रेस्ट जैसा है ही नहीं, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं, एक कौ चीज नहीं है जो एब्सोल्यूट रेस्ट पे आप उठा के बोल दे कि हां सर ये एब्सोल्यूट रेस्ट है। आप देख लीजिए, ये बिल्कुल रुका हुआ है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो फिर सर हम लोग एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं, देखो इसका एक एग्जाम्पल समझो। अगर मान लो ये ट्रेन है, आप मस्त इस ट्रेन में जा रहे हैं, पटरी पे चल रही है, सामने से देख रहे हैं। अब एक ऑब्जर्वर यहां पे है, ये हाथ ऐसे बांध के खड़ा है, ये इस ट्रेन को देख रहा है, ये है बबलू, यहां पे बैठे हैं, आप इसको दिख रहा है, ये तो चिंटुआ है, हो ये चिंटू है, ठीक है, कौन है ये, चिंटू। और ऐसी खिड़की होती है ना, दूसरी वाली खिड़की एसी कोच में, और ये है चिंटी, चिंटू की बहिनिया, ठीक है। तो जब ये देखेगा तो ट्रेन रही है, मूव कर रही है आगे, ट्रेन आगे जा रही है, ऑब्जर्वर ये है। इस ऑब्जर्वर के लिए ये दोनों मोशन में हैं, क्योंकि ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन मूव कर रही है, तो ये दोनों मोशन में है, सही बात है। अब जब चिंटुआ देखेगा चिंटी को, तो
चिंटू के लिए चिंटी क्या है, रेस्ट पे है। अब जब ये ऑब्जर्वर हुआ तो इसके लिए ये रेस्ट पे, ये ऑब्जर्वर हुई तो इसके लिए ये रेस्ट पे। अच्छा, जब दोनों इसको देखेंगे तो ये भले ही ग्राउंड पे खड़ा है और इनको निहार रहा है, इनको लगेगा ये पीछे जा रहा है, ये मोशन में है ना। तो यार ये तो माथा ही कंफ्यूज हो गया। यहां तो आपको पता चल रहा है कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट है ही नहीं, इनके रिस्पेक्ट में ये मोशन में है, इसके रिस्पेक्ट में ये सब मूविंग है, हाँ या ना। सो हम लोग क्या कहेंगे कि एब्सोल्यूट मोशन, एब्सोल्यूट रेस्ट जैसी कोई भी चीज दुनिया में नहीं होती। देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट इन दिस एंटायर वर्ल्ड। एवरीथिंग, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव कर ही रही है। यूनिवर्स में पूरी की पूरी चीजों को आप उठा के देख लीजिए, हमेशा आपको यही पैटर्न दिखाई पड़ेगा, हमेशा। और अर्थ तो इतनी तेजी से मूव कर रही है, सन इतनी तेजी से मूव कर रहा है कि एक सेकंड पहले आप जिस पॉइंट ऑफ स्पेस में थे वहां आप दोबारा कभी नहीं आएंगे अपने लाइफ टाइम में। आपकी लाइफ ही बहुत छोटी है। इट टेल्स यू हाउ स्मॉल वी आर इन कंपेयर टू कॉस्मोस। अच्छा, कॉपी ना करना था जी, कॉपी कर लीजिए, काइंडली कॉपी डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं, कॉपी कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें। नेक्स्ट, अगर हम लोग मैकेनिक्स को डिवाइड करने जाएं ना, तो देखो जी मैकेनिक्स को हम लोग डिवाइड कैसे कर सकते हैं, मैकेनिक्स का डिवीजन कैसे चलेगा। ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, स्टैटिक्स की। यानी मैकेनिक्स खुद बहुत बड़ी ब्रांच है, इसमें आ जाता है स्टैटिक्स, फिर आता है काइनेमेटिक्स, और लास्ट रहता है डायनेमिक्स। यानी इसके 3 भाग हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स। स्टैटिक्स जैसा कि नाम ही से पता चल रहा होगा आपको, स्टैटिक्स का मतलब है इट इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जो ऑब्जेक्ट्स क्या हो, रेस्ट पे हो, और यूजुअली हम इन्हें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोलते हैं, रेस्ट पे, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइए, रेस्पेक्ट में, मोशन में और रेस्पेक्ट में, मतलब मैं अगर यहां पे स्टैटिक्स में बात कर रहा हूं तो ये किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, मैं हमेशा ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूं, ठीक है। आओ आगे बढ़ो। नेक्स्ट, ये हो गई स्टैटिक्स, ठीक है, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। बहुत अच्छे। अब अगर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, अच्छा, इवन दो भले ही मैनी फोर्सेस, कितने भी सारे फोर्सेस लगा दो, एक्टिंग ऑन स्टैटिक ऑब्जेक्ट, तो यार फोर्सेस आर स्टडी, फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। एक बात बताओ यार, अगर मान लो आप हो, आप अपने सिबलिंग को ऐसे, छोटे भाई को ऐसे थप्पड़ मार के छोटी बहन को भाग गए, दरवाजे के पीछे जाके छुप गए, उसने देख लिया, अब वो दरवाजा खोलना चाह रही है, आप दरवाजा बंद कर रहे हो, तो अब क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे जाके दरवाजा रुक गया, आप इधर से फोर्स लगा रहे हो, वो इधर से फोर्स लगा रही हैं, दरवाजा बीच में रुक गया है। तो क्या स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स नहीं लगते? लगते हैं ना, बिल्कुल लगते हैं, कैसे नहीं लगते, इक्विलिब्रियम में होते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब
इस तरफ से लगने वाला, इस तरफ से लगने वाला, दोनों बैलेंस्ड है, तभी तो मूव नहीं कर रहा है, हाँ या ना। सो इसको हम लोग किससे कहते हैं? स्टैटिक्स से कहते हैं। इसी का मतलब क्या है? स्टैटिक्स है। बढ़िया। ये क्या है? ये भी ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, MECH डॉट शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना, मैकेनिक्स, एंड इट डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन विदाउट, WO का मतलब विदाउट, कंसिडरिंग इट्स कॉज, उसके कारण को जाने बिना। कॉज होगा क्या इसमें? फोर्स। फोर्स ही के कारण तो मोशन होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण तो यहां फोर्सेस की स्टडी नहीं होगी। ठीक है, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यहां पे इंपॉर्टेंट है टाइम, या हम यूं कहें मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको पढ़ा जाता है। सही बात है, टाइम का एसेंस है। देखो ना, वेलोसिटी पढ़ते हो, एक्सेलरेशन पढ़ते हो, तो ये सारी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सही बात है। अच्छा, दूसरा ये कहां से आता है? ग्रीक वर्ड काइनेमा से। कहां से मिलता है हमें ये? ग्रीक वर्ड काइनेमा से। काइनेमा का क्या मतलब होता है? काइनेमा का मतलब ही होता है मोशन। ठीक है, काइनेमा से आया है काइनेमेटिक्स, एंड इट मींस मोशन, दैट इज व्हाई हम लोग काइनेमेटिक्स में स्टडी ऑफ मोशन करते हैं। बहुत अच्छे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डायनेमिक्स। सो ये भी मोशन को ही पढ़ता है, ये भी ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है दैट डील्स विद किसके साथ? स्टडी ऑफ मोशन विद कंसिडरिंग इट्स कॉज। इसका कारण क्या है? फोर्स। तो फोर्स को पिक्चर में लेते हुए इसको पढ़ना है। ठीक है, फोर्सेस आर स्टडीड, इसमें फोर्सेस छोड़ नहीं सकते आप, फोर्सेस की पूरी स्टडी करनी पड़ती है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर में, काइनेमेटिक्स के बाद में जितना भी डायनेमिक्स वाला पोर्शन आएगा, वर्क, पावर, एनर्जी, इन सब में हम लोग यही कंसेप्ट अपनाएंगे। ठीक है, तो ये पार्ट्स हो गए स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। होपफुली आपको इनका डिवीजन, इनका कैटेगराइजेशन अच्छे से समझ में आया हो। मैं अब आपको समय दे रहा हूं, प्लीज इसे कॉपी कर लीजिए, काइंडली कॉपी। चलें, आओ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखिए, ये पूरी की पूरी मैकेनिक्स का कंट्रीब्यूशन, मतलब जो श्रेय है, पूरा का पूरा जो मतलब क्रेडिट है, वो जाता है न्यूटन को, है ना। तो न्यूटन ने ये पूरी चीजें डेवलप की, इसीलिए इसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहा जाता है। ठीक है ना। न्यूटोनियन मैकेनिक्स पूरी की पूरी रिवॉल्व करती है एक कॉन्सेप्ट के अराउंड, जिसका नाम है पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पूरी की पूरी न्यूटोनियन मैकेनिक्स किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है? पॉइंट ऑब्जेक्ट के अराउंड। हमें किसके बारे में बात करनी है? पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करनी है। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्यों होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों बोलते हैं, कैसे हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का कैटेगराइजेशन करेंगे, डिफाइन करेंगे, ये सारी चीजें हमें यहां पे समझनी है। तो आइए जरा हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट को जान लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं, और इसकी तुलना बाकी चीजों से करके देखते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट,
ठीक, देखिए ये फैक्ट तो हम पहले ही समझ चुके हैं, एक फैक्ट तो हम पहले ही एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में हर एक ऑब्जेक्ट इज अंडर मोशन, कंटिन्यूअसली मोशन में है, कॉन्टिन्यूअसली हर एक ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूअसली इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में क्या है, अंडर मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ नहीं है, ये बात हम जानते हैं। ठीक, अब सुनो, whenever an object travels distances much greater than its own dimensions, then it is called as a point object। मतलब उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अभी ये मुझे पता है समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल के रूप में समझाऊंगा, एकदम मस्त क्लियर हो जाएगा। इसमें आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट मिस हो गया, बताना चाहता हूं। चैप्टर नंबर 2, फर्स्ट तो मतलब ठीक है, आपको पता है व्हाट इज फिजिक्स एंड कैसे डेवलपमेंट्स हुए, फिजिक्स कैसे कैसे हमारे एवरीडे डे टू डे लाइफ में काम आती है, सो वील स्किप दैट। पहला चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ये पूरा रिकॉर्डेड वर्जन पड़ा हुआ है, इसका पीडीएफ मैं यहां पे आई बटन में आपको शेयर करा रहा हूं, तो इसका पीडीएफ प्लीज आप देख लीजिएगा। पीडीएफ बोल रहा हूं, सॉरी, वीडियो लेक्चर्स हैं आई बटन में, माय मिस्टेक, पूरी प्लेलिस्ट, उसको पूरा का पूरा जाके देख लीजिएगा अगर यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ना है, बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, हाँ जी, तो हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट किसे कह रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं। मान लीजिए एक जगह है भारत में, सभी जानते हैं इसे, जिसका नाम है दिल्ली। ठीक, और मैं चूंकि जयपुर से हूं तो मैं जयपुर का एग्जाम्पल लूंगा, दूसरी जगह जयपुर। ठीक, एक है दिल्ली, दूसरी जगह है जयपुर। मान लीजिए दिल्ली से जयपुर आप जाने के लिए, इनके बीच में डिस्टेंस है 300 किलोमीटर ऑलमोस्ट, वैसे 287 के आसपास है, 300 किलोमीटर ले लेते हैं राउंड फिगर। आपने यहां पे एक बस बोर्ड की, आपने एक बस पकड़ी, यू कॉट अ बस। इस बस की खुद की लंबाई 30 मीटर है। कितनी है बच्चों? 30 मीटर। अब यह बस यहां से चलेगी, जयपुर पहुंचेगी। आप दिल्ली में बैठे, आपने बस बोर्ड की, यूजुअली यहां से चढ़ा जाता है, यहां से उतरा जाता है ना, और उसने एसी कोच था, आपसे 600 रुपए चार्ज किए। आपने पूछा भैया ये किस हिसाब से आपने 300 किलोमीटर के 600 रुपए लिए? उसने बोला मैं आपसे 2 रुपए पर किलोमीटर ले रहा हूं। आपने कहा अच्छा, लेकिन मैं तो बस में पीछे से चढ़ा था, आगे से उतरा, तो मैंने तो 30 किलोमीटर भी कवर किया है। या फिर आप छोड़ो, बस यहां से चली, यहां पे उतरी, तो बस ने तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस कितना है? 300 तो किलोमीटर ये है, प्लस 30 मीटर उसका खुद का, हा या ना? यानी कि ये हो जाएगा 1000 से करो इसे, तो ये हो जाएगा 300.03 किलोमीटर। यार ये तो आपको नहीं लगता कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है बस ने, ये 300 किलोमीटर इज मच ग्रेटर देन व्हाट? 30 मीटर। देयरफॉर हम लोग अपने एनालिसिस को इजी बनाने के लिए, अपने लोग अपने एनालिसिस के लिए बस को क्या ले सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। बस को क्या ट्रीट कर सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट।
पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब उसका मास एक ही पॉइंट पे है, उसकी वेलोसिटी अगर हम लोग बस की मानेंगे तो बस की वेलोसिटी सर पीछे से ले रहे हो आगे से, जरूरत नहीं है, पॉइंट मान लिया ना, उस पॉइंट को मान लो पॉइंट मूव कर रहा है। अरे जीपीएस देखते हो यार, जीपीएस में मोशन आता है ना, एक तीर ऐसा बना हुआ रहता है और आगे गूगल मैप्स में आगे डायरेक्शन देता रहता है। आप तो बड़े हो, गाड़ी आपकी बड़ी है, लेकिन जो आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो वो उसके मुकाबले बहुत ज्यादा है, दैट इज वाई आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के बता रहा है। सिंपल सी बात है, राइट? तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। पॉइंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इन सब के बारे में मैंने डिटेल में आपको बता दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लीज टेल मी यस और नो। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, कॉपी कर लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये हो गया होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अच्छा, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का एक और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूं। देखो, लाइट बहुत सारे तारों से हमारे तक पहुंचती है ना रात में, लेकिन वो हमें कैसे दिखाई पड़ते हैं? एकदम छोटे छोटे से पॉइंट। इसी से समझ लो ना, कितने लाइट ईयर ट्रेवल करके लाइट आ रही है? नहीं, लाइट ईयर मतलब वो डिस्टेंस जो लाइट एक साल में ट्रेवल करती है, बहुत ज्यादा डिस्टेंसेस है। और वो उन तारों का साइज भले ही हमसे अरबों गुना बड़ा है, कितने सूरज खुद उसमें समा जाएंगे, लेकिन फिर भी व्हाट वी ट्रीट देम एज, हम लोग उनको ट्रीट करते हैं एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। हमें दिखते वो कैसे हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो लाइट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो उनसे भी बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी है, दैट इज वाई। सो आई होप इट इज क्लियर, यस और नो? ओके, नाउ अब हम लोग शुरू करते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोगों के पास में देखो, मोशन इन 1D हुआ, मोशन इन 2D हुआ, मोशन इन 3D हुआ। तो हमारे कोर्स में तो 2D तक ही है बेसिकली, 1D एंड 2D। लेकिन एक बार देख तो लेते हैं कि 3D में होता तो क्या होता। देखो, 1D का मतलब यह है कि कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम पकड़ो और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में सीधे सीधे आपका ट्रैवलिंग हो रही है। इसको हम रेक्टिलिनियर भी बोलते हैं और लिनियर मोशन। मतलब कि अगर आपको इसकी पोजीशन पता करनी है तो एक ही एट्रीब्यूट से काम चल जाएगा, एक ही एट्रीब्यूट से आपका काम चल जाएगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक ही आप एट्रीब्यूट का मतलब है एक्स या वाई में से कोई एक आपको पोजीशन बताने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो टाइम में ये ट्रैवल कर रहे हैं, टाइम के साथ ये स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं, और इनकी पोजीशन को बताने के लिए आपको सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट की जरूरत है, एक ही डायमेंशन की जरूरत है। ठीक है, मोशन इन 2D। अभी एग्जांपल्स भी लिखवा दूंगा इनके। अब आप एक कर्व्ड पाथ पे जा रहे हो या ऐसे जिगजैग पाथ पे जा रहे हो, तो जब ऐसे आप ट्रैवल कर रहे हो तो देखो, हर एक x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू बदल जाएगी। हर बार x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू बदल रही है। x1 y1 के फॉर्मेट में देख लीजिए, x2 y2 या x3 y3 के फॉर्मेट में देख लीजिए। हर बार हर एक पर्टिकुलर x के लिए एक पर्टिकुलर सेट ऑफ y है। यानी कि इनमें हमें दो चाहिए, 2 एट्रीब्यूट्स ऑफ स्पेस x और y आर रिक्वायर्ड। किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सारी चीजें पता करने के लिए। वहीं अगर मैं 3D की बात कर लूं तो यार 3D में तो तीनों आ जाएंगे और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये फिर। ठीक है, 3D में तीनों आ जाएंगे, x, y and z। All 3 attributes are required to study the motion। सही है, तीनों में पोजीशन चाहिए आपको, x में भी, y में भी, z में भी, और तीनों के हिसाब से आपको वेलोसिटी की भी बात करनी है, x, y, z, डिस्प्लेसमेंट। तो सारी चीजें 3 डायमेंशन में हो जाएंगी। ये क्या है? 1 डायमेंशन में है।
ये क्या है, 2 डायमेंशन में। जैसे मान लीजिए आप कार चला रहे हो, किसी हाईवे पे हो, 4 लेन है और 2 लेन आपकी साइड में है, इस तरफ इस तरफ इस तरफ ट्रक है, आपकी और ट्रक की स्पीड सेम है, आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, खत्म। सही बात है। जैसे आप मान लो रेलवे काउंटर पे टिकट लेने गए, वहां पे आप लाइन में खड़े हो, लाइन स्ट्रेट लाइन में जा रही है, आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब रोड खाली है, आपको बड़ा मजा आ रहा है, आप ऐसे 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 करके चला रहे हो, मोशन इन अ प्लेन हो गया ये, 2 डायमेंशन। और वहीं अगर चढ़ाई आ गई, कई लोग ऐसे भी उठा लेते हैं ना, इसे जंप करा देते हैं, तो ऐसे भी जा रहे हो ऐसे भी जा रहे हो, तीनों एट्रीब्यूट्स आ जाए, ये क्या कहलाएगा, मोशन इन 3D। तो इस तरीके से मोशन इन 1D 2D एंड 3D हम लोग समझ सकते हैं। हमारे कोर्स में इस चैप्टर में है मोशन इन 1D, डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये तो डिस्कशन पहले ही कर चुका हूं, वो वीडियो बता चुका हूं, प्लेलिस्ट उसमें देख लेना, बेसिक मैथ्स, और इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप आपको मैकेनिक्स का ये पूरा का पूरा जो इंट्रोडक्शन है ये अच्छे से समझ में आया हो। एंड मेरा मानना है कि अराउंड 40 मिनट्स तक आपका वो रहता है कंसंट्रेशन, उसके बाद में भंग हो जाता है। कोशिश मैं यही करूंगा कि 1 घंटे के अंदर अंदर ही सारे वीडियोस को मैं रखूं। अगर हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की डिस्कशन पे जाते हैं तो 1 घंटे से ऊपर का वीडियो हो जाएगा, आप देखना पसंद नहीं करेंगे। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे किस पे, टेलीग्राम चैनल पे। और फिर भी छूट गए हैं ना, तो प्लीज बैक करके अभी पॉज करके पीछे करके पॉज करके लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए इसे, कॉपी डाउन। चलिए, सो आई गेस ये हो गया होगा, है ना। तो ठीक है यार, ये स्लाइड्स पूरी अपलोड हो जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे, एंड कल से हम लोग एकदम मैथमेटिकली सारी चीज़ें आप तक पहुंचाएंगे। इस 75 हार्ड डेज 75 हार्ड फिजिक्स चैलेंज, 75 डेज हार्ड फिजिक्स चैलेंज, इसको मिस मत कीजिएगा। 75 डेज तक हम लोग साथ में बने रहेंगे, एक ही टाइम पे ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास आ जाएगा। फॉर्मेट यही है कि इसका जो हम लोग डाउट डिस्कशन करेंगे वो ऐप पे करेंगे, और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसे डाउनलोड कर लीजिए। अभी ऐप पे ज्यादा कुछ है नहीं, बनी है, वो धीरे धीरे सारी चीजें आप तक पहुंचती जाएंगी। वर्क बहुत ज्यादा है, ओवरलोडेड हूं मैं, बट ये जरूर प्रॉमिस है कि बीच में छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए इस चैलेंज को उठाया है, राइट। सो वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स का मुझे बहुत इंतजार रहता है आपके यार, कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, कौन से पार्ट में डाउट है, और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज ओपन टू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अभी तक आप बैठे हैं, अभी तक आपको मजा आ रहा है, वीडियो को हमेशा फॉलो करते रहिएगा। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, पूरी वो प्रथा आपको मालूम है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कीप हसलिंग, कीप वर्किंग हार्ड, आई एम ऑलवेज विद यू। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, लव यू ऑल।